सो स्टूडेंट्स, आज ये सेकंड लेक्चर है जो प्रायिकता पर हम आज जो लेक्चर कर रहे हैं। पिछला लेक्चर जिसमें हमने डेफिनेशंस पे बात की थी प्रायिकता की, और कुछ और डेफिनेशंस थी जो प्रायिकता में काम आती है, उन पर हमने चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, ऊपर लिंक दिया हुआ है। और आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं उससे। तो हमने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे उसको कवर अप करेंगे। तो हम प्रायिकता की बात करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम सीखने जा रहे हैं, हमने प्रायिकता को पहले पढ़ा है, तो प्रायिकता के फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। तो हमने सारी डेफिनेशन जो पढ़ी थी उन डेफिनेशंस पे ही हमने बात की थी कि प्रायिकता की जो सूत्र जो बनता है वो उन्हीं डेफिनेशंस पर आधारित होता है। तो कोई भी घटना, उसकी अगर प्रायिकता को हम दर्शाना चाहें तो प्रोबेबिलिटी के लिए P यूज़ करते हैं, और इवेंट घटना जो है उसको अंग्रेजी में इवेंट कहते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, हम जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग E की जगह वो चीज़ लिख देंगे जो उस सवाल में पूछा गया है। तो किसी भी घटना को, उसकी प्रायिकता को ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो ये है कि हम पहले ये ज्ञात करते हैं कि उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, और उस जो घटना आपको दी हुई है उसके कुल परिणाम कितने हैं। और जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणाम। कल हमने स्थितियां कहा था इसको, तो स्थितियां कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं, एक ही बात है। और अपॉन में कुल परिणाम या कुल स्थितियां एक ही बात है। अनुकूल परिणाम और अपॉन में कुल परिणाम, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको प्रायिकता ज्ञात हो जाती है। किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए इस सूत्र को हम काम में लेते हैं। इसके साथ साथ जो चीज हमको सीखने की है वो है किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। ये तो है किसी घटना के होने की प्रायिकता PE, और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है E बार। ये बार उसके ऊपर लगा दी जाती है, तो इससे पता लगता है कि ये घटना नहीं हो रही है, उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको भी करेंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे। उससे पहले प्रायिकता में जो हमको समझना है वो कुछ बातें हैं। पहली बात, जो हमारी प्रायिकता की वैल्यूज आती है, जो प्रायिकता के मान आते हैं, प्रायिकता के मान 0 हो सकते हैं और 0 से बड़े हो सकते हैं। इसी प्रकार 1 और 1 से छोटा, ये इक्वल टू का निशान है, बराबर का निशान है, बराबर और बड़े का दोनों का निशान एक साथ जब किया जाता है तो इस प्रकार लिखा जाता है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है अगर प्रायिकता की कम से कम वैल्यू आती है तो 0 आती है, उससे कम वैल्यू यानी माइनस में नेगेटिव वैल्यू प्रायिकता कभी नहीं आ सकती। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अगर ऐसा आपको दे दिया गया कि किसी घटना की प्रायिकता -0.25 है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, उसकी लास्ट जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, अधिकतम वैल्यू होती है 1 से ऊपर 1.25, 2, 5 ये वैल्यूज करनी होती है। एक्चुअल में कहा जाए 0 का मतलब 0% हो गया, और 1 का मतलब 100% हो गया। 100% से ऊपर कुछ होता नहीं है, तो प्रायिकता की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में आती है। ये इसका मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन में इसको सीधा हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि 0 से लेके और 1 के बीच में प्रायिकता की वैल्यू इस प्रकार से आती है। अब इसमें 2 कंडीशन स्पेशल हो गई, 0 और 1। 0 कब होगा, इस सूत्र को देख के आप समझिएगा। 0 कब हो सकता है? जब जो अनुकूल परिणाम ऊपर लिखे हुए हैं वो 0। ठीक है, क्योंकि 0 लाने का इस फॉर्मूले में एक ही तरीका है, वो ये है कि अनुकूल परिणाम की जगह 0 लिख दो। तो 0 में किसी भी संख्या का हम भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो वो क्या हो गया? अनुकूल परिणाम 0 कब हो सकते हैं? जब आप किसी ऐसी चीज के लिए शर्त लगा रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, असंभव। जैसे आपने पासे में शर्त लगा दी कि 7 आएगा तो मैं जीतूंगा,
तो 7 आता ही नहीं पासे में, 6 तक ही आता है, 7 आता नहीं है। तो आपके अनुकूल परिणाम कितने हुए? 0। कुल परिणाम 6, तो वैल्यू क्या आएगी? 0। तो असंभव घटना जो होती है इसे असंभव घटना कहता है। असंभव घटना के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। क्लियर? इसी प्रकार 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब हुआ कि आपके जो अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम में बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये हो गया कि जितने अनुकूल परिणाम हैं आपके उतने ही कुल परिणाम हैं, यानी आपने सारे परिणाम अपने फेवर में ले लिए, तो फिक्स हो गया कि वो आप उसको जीतेंगे। जैसे मान लीजिए पासे में ही अगर हम बात करें तो आपने कह दिया कि 7 से छोटा अंक यदि आएगा तो मैं जीतूंगा, तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए कि आप जीत सकते हैं? 1 आएगा तो आप जीतेंगे, 2 आएगा जीतेंगे, 3, 4, 5 और 6, 6 के 6 परिणाम आपके जीत वाले हैं। और कुल परिणाम कितने हो गए? 6, 6/6 1 आ गया। तो वो क्या हो गया? निश्चित घटना हो गई, वो तो होना ही है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं निर्धारित घटना या निश्चित घटना, कुछ भी कह लीजिए। उसकी प्रायिकता 1। 2 प्रकार की हो गई डेफिनेशन। मैंने असंभव घटना और निर्धारित घटना का पिछले लेक्चर में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था। अब हम उसको प्रायिकता के रूप में समझ रहे हैं, फॉर्मूले के रूप में समझ रहे हैं। तो असंभव घटना वो होगी जिसकी प्रायिकता 0 होगी। उसका मैंने कंसेप्ट बता दिया कि अनुकूल परिणाम ही होंगे, उसमें 0 परिणाम होंगे अनुकूल, तो आप उसको जीत ही नहीं सकते कभी, उसकी प्रायिकता 0 है। और निर्धारित या निश्चित घटना वो होगी जिसकी टोटल कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम दोनों बराबर होंगे। तो ये 2 डेफिनेशन हो गई। बाकी जो चीजें होती है वो उनके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। जहां पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो प्रोबेबिलिटी भी इसके बीच में होती है। तो ये चीजें आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं जिस पर हमने बात की थी कि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है। क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में भी। तो अब हम बात कर रहे हैं किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। मैंने आपको बता दिया पीई बार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो उसका मतलब हो गया वो घटना नहीं हो रही है, उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने एक बात की थी, हमने निश्चित और निर्धारित घटनाएं पढ़ी है, उससे इसके सूत्र को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसके लिए अलग से सूत्र नहीं बनाते, नहीं होने की प्रायिकता के लिए अलग से कोई सूत्र नहीं बनाते, हम होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं केवल। और क्या किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सोचिएगा किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को अगर मैं जोड़ दूं, जोड़ने का मतलब मैंने अपने फेवर में ले लिया उसको, मैंने उस पर शर्त लगा दी कि ये चीज होगी या ये चीज नहीं होगी, दोनों मेरे पास। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है उसमें? 1 हो गया ना, निश्चित हो गया, निर्धारित है। पासे के एग्जांपल में लीजिए, मैंने कह दिया कि 2 आएगा तो मैं जीत जाऊंगा, और फिर मैंने एक स्टेटमेंट कहा कि 2 नहीं आएगा, सेम घटना है उसमें नहीं लगा रहा हूं, 2 नहीं आएगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो मैं ही जीतूंगा और कौन जीतेगा बताइए? क्योंकि किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, और तीसरा कुछ होता ही नहीं है, या तो घटना होती है या नहीं होती। हम प्रायिकता में जो बात कर रहे हैं, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसका जो सम आएगा, जो उसका आंसर आएगा वो 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहीं से पक्षांतर से हम फॉर्मूला निकालते हैं, हमको इसका फॉर्मूला निकालना है। तो पीई बार को यहां रखते हैं, ये वहां जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो पीई बार यानी किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता वो होती है 1 माइनस पीई, यानी 1 माइनस किसी घटना के होने की प्रायिकता।
इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे उस घटना के होने की प्रायिकता का। उसके बाद आप 1 में से उस जो होने की प्रायिकता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। तो ये अभी का कंसेप्ट हमको जो समझना था, ये सारा कुछ उसके अंदर आ चुका है। तो इसको पॉज करके और इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं आगे। अब एक्सरसाइज 18.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला सब में वही लगेगा। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला उसमें लिखना है ही हमको। तो वो तो आप जैसे ही प्रायिकता का सवाल स्टार्ट करें तो आप फॉर्मूला उसमें डाल दीजिएगा। प्रायिकता में कभी कभी क्या होता है, 5-6 सवाल एक साथ पूछे जाते हैं, ठीक है ना, एक ही घटना पर अलग अलग कंडीशंस दी जाती है। तो आप एक बार फॉर्मूला लिख सकते हैं प्रयुक्त सूत्र करके कि ये सूत्र इसमें प्रयुक्त हो रहा है। आप सूत्र क्योंकि लिखना जरूरी है, क्योंकि यदि हमें पता है सूत्र क्या है तो फिर हमें लिखना चाहिए एग्जाम में। तो मैं सूत्र नहीं लिख रहा बार बार, मैंने आपको सूत्र लिखवा दिया है। वो सूत्र बार बार आप फॉर्मूला जो है उसको यूज़ करना है आपको। मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इजी है ना, हम ऐसे लिखेंगे इसको जैसे मैंने बताया था, 4 से बड़ा अंक प्राप्त हो, ठीक है, वो तो ज्यादा करो। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता सोचें हम। अनुकूल परिणाम क्या है? पहले सिंपल सी बात करते हैं, कुल परिणाम क्या है? पासा, जब पासा शब्द आ गया तो पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो कुल परिणाम 6 है। अनुकूल परिणाम की बात करें, 4 से बड़ा अंक, अगर मैं आज शर्त लगाऊं कि 4 से बड़ा अंक आना चाहिए, तो मैं क्या क्या सोच सकता हूं? 5 और 6, इसके अलावा कुछ नहीं। तो 5 और 6 कितनी कंडीशंस हो गई मेरे पास? 2 कंडीशंस, 2 स्थितियां हैं मेरे पास जो अनुकूल है मेरे फेवर में, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। कुल परिणाम कितने हो गए? 6, ठीक है। इसको सरल कर लेंगे 2 से काट के, तो ये हो गया 1/3। तो इसका ये आंसर हो गया 1/3। ये पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी था। आपको ये समझना है कि अनुकूल परिणाम क्या क्या है, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, और आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ध्यान समझिएगा। दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चित, टेल। एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, तो एक सिक्के को जब 2 बार उछालते हैं हम, तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर टोटल कंडीशंस कितनी आती है? हमने लास्ट लेक्चर में 2 सिक्कों का एग्जांपल लिया था। 2 सिक्कों को उछालना एक साथ या एक सिक्के को 2 बार उछालना सेम बात है। तो हमने देखा 4 कंडीशंस आती है टोटल, ठीक है। दोनों बार चित प्राप्त हो, तो यहां मैं आपको करके दिखा रहा हूं रफली। मैंने बताया था 2 सिक्कों को उछालेंगे या एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, दोनों बार हेड आ सकता है। हम इसी सवाल को लेते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, दोनों बार हेड आ सकता है। पहले हेड आए फिर टेल आ जाए, चित। पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए। तो चित्र पट में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, संख्या सेम रहेगी। अभी बताते हैं कैसे। तो हमसे पूछा है दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी। ये कंडीशन है, दोनों बार चित आया, इसके अलावा दोनों बार चित नहीं आया। यह है कुल परिणाम, कितने हो गए? 4। अनुकूल परिणाम कितना है? 1, ठीक है। एक ही चांस है, एक ही चांस है। पहली बार उछाला चित आया, दूसरी बार उछाला चित ही आना चाहिए, तभी हम जीतेंगे। तो एक ही चांस है जीतने का, और टोटल चांस कितने हैं? 4, ठीक है। 1/4। तो ये 2 सिक्के थे, 3 सिक्के भी हैं हमारे सवाल में। तो ये देखिए एक्चुअल में कुल कंडीशंस जो होती है वो कैसे लिखी जाती है। आप ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, 4 सिक्के उछाल सकता है कभी कोई, 5 सिक्के भी उछाल सकता है, 5 बार उछाल सकता है, जैसे भी है। तो आप सिंपल समझिए कि एक सिक्के में कितने टोटल कंडीशंस होती है? 2।
तो दो सिक्कों में उछालेंगे तो वो दोनों कंडीशंस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सिंपल है। 3 बार उछाला तो 4 बार उछाला तो एक और बार मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार से कंडीशंस हमको प्राप्त होती है। कुल कंडीशंस प्राप्त करने के लिए तरीका भी ये है। तो ये हो गए 2 सवाल। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में एक संख्या यादृच्छिक ली जाती है। तो यादृच्छिक का मैंने बताया था आपको, यादृच्छिक शब्द आएगा। हमें ज्ञात करना है कि वो अभाज्य संख्या है। पहला क्वेश्चन है 18.1 एक्सरसाइज है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। 1 से 17 तक संख्या ली जाती है, हमें ज्ञात करना है अभाज्य संख्याओं का प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या में बार बार हम लिख रहा, प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं मैं आपके लिए। आप पर्टिकुलर घटना का नाम लिख सकते हैं, ज़्यादा मैटर नहीं करता। मेन बात तो आंसर लाने से। कुल घटना 17 है मेरे ख्याल से, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। 17 संख्याएं हैं, मेरे को चुननी है उनमें से। तो 17 है मेरे पास, टोटल संख्या 17 है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, कंफ्यूज मत होना। विषम अभाज्य दोनों अलग अलग चीजें। प्राइम नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या कौन सी होती है, बिल्कुल सिंपल है समझना। वैसे तो किसी नंबर ही आपको याद होने चाहिए। टोटल 25 से 100 तक में है। 1 से 100 तक जब हम गिनते हैं तो टोटल 25 आती है, 15 पहले 10 बाद में। ठीक है। क्या है अभाज्य संख्या है? वो संख्या है जो अपनी टेबल में आती है, केवल जो अपने पहाड़े में ऊपर ऊपर आती है और किसी और के पहाड़े में नहीं आती। अपने पहाड़े में तो आएगी और दूसरे किसी के पहाड़े में नहीं आती, वो अभाज्य संख्या है। आप सिंपल समझ लीजिए इस चीज को। ठीक है। एक को नहीं मानते, ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन होता है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो उसकी एक्चुअल परिभाषा है, उसके अकॉर्डिंग एक नहीं आता उसमें। ये तो मैंने वो समझाने के लिए परिभाषा बना दी आपके लिए कि जो अपने टेबल में है वो अभाज्य संख्या है केवल। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 अभाज्य संख्या है। 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17। ठीक है। कुछ लोग विषम संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। विषम अलग चीज है, वो 2 के विभाजन से सम और विषम का अंतर स्पष्ट होता है। यहां कोई ऐसा मामला नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या ऐसी है जो 1 से 17 तक अभाज्य है। इन 7 में से अगर कोई मेरे को प्राप्त हो जाती है तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो ये मेरे लिए फेवरेबल है। ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। शब्दों को पकड़ना थोड़ा सा। एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं। कुल परिणाम मैंने बताया था 2 × 2 × 2 8 परिणाम होंगे टोटल। सभी 4 थे, ऐसे 8 परिणाम होंगे टोटल। मैं ये लिख रहा हूं, केवल आपको बता दिया। आप इसमें वो चीज डाल दीजिएगा जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। हाँ, तो टोटल परिणाम 8 होंगे। नीचे कुल परिणाम का सूत्र में आता है ये, जो कुल परिणाम 8 है बता दिया था। 2 × 2 × 2 8 परिणाम होंगे। 3 बार उछाल रहा है वो। ठीक है। 2 × 2 × 2 8 परिणाम होंगे। अब ये बोलो एकांतरतः, अल्टरनेट समझते हैं आप लोग? एक बार आएगा फिर नहीं आएगा फिर आएगा। अल्टरनेट का मतलब ये हो, जैसे हम चलते हैं, एक कदम यहाँ रखते हैं, फिर दूसरा कदम इधर रखते हैं, फिर तीसरा इधर रखते हैं, तो एक गैप, अल्टरनेट, एक छोड़ के एकांतरतः। एकांतरतः चित आना या पट आना, ये करना है। 3 ही तो बार उछाल रहे हैं। अब सोचिएगा, तीन ही बार उछाल रहे हैं। अगर पहले हेड आ गया, अब हमें एकांतरतः चाहिए ना, तो दोबारा हेड तो आ नहीं सकता। अनुकूल परिणाम में कुल में तो कुछ भी आ सकता है। और फिर है ये आया एकांतरतः हेड, और एकांतरतः टेल कैसे आएगा? पहले ये आ गया, फिर ये आया, फिर ये आया, बस और कुछ नहीं हो सकता। 3 ही बार उछाल रहे हैं, तो अल्टरनेट हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए,
एक छोड़ के एक आए तो 3 ही बार उछाल रहा है, तो यही 2 कंडीशन है जो प्राप्त हो सकती है। तो ठीक है ना, कुल कंडीशन 8 हो गई और अनुकूल परिणाम 2, तो ये हो गया 1/4। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक आलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। सवाल आपने बुक में देखा हो तो इसमें एक शब्द है जो मैंने बोला नहीं अभी, वो इंपॉर्टेंट है। केवल एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता का मतलब क्या हो गया समझिएगा। पहले लीप अलीप क्लियर है आपको तो समझ लीजिएगा। वैसे लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है उसे लीप वर्ष कहते हैं। उसमें वर्ष उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं और उसमें जो दिनों की संख्या होती है वो 366 होती है। ठीक है, लिख लीजिएगा। लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वो टोटल होते हैं 366 और नॉर्मल उसको अलीप वर्ष कहते हैं। उसमें नॉर्मल जो हम बोलते हैं 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये समझने की थोड़ी बात करें। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, फिर वापस रिपीट होते हैं, फिर वापस रिपीट होते हैं। तो कितने होते हैं टोटल, तो 52 होता है। 52 वीक होते हैं एक वर्ष में। ठीक है, समझिएगा। कितना आ रहा है 364 364। तो 52 वीक तो पूरे एक साल के अंदर आ गए। अब बचा एक दिन या लीप वर्ष में 2 दिन। तो ये हमारा अलीप वर्ष का सवाल है। लीप वर्ष में 2 दिन, अलीप वर्ष में 1 दिन। 1 दिन बचा है। अब वो 1 दिन अगर रविवार हो जाए, हो सकता है, हो भी सकता है। अगर वो रविवार हो जाए तो उसकी बात नहीं कर रहा है ये कह रहा केवल 52 रविवार आने चाहिए। 52 हफ्ते में 52 रविवार तो आ ही गए। अब ये कहने का अर्थ क्या है, इसका समझने वाली बात ये कि जो 53वां जो 52 हफ्ते के बाद जो 1 दिन बचा ना वो रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रविवार हो गया तो 53 रविवार आ जाएंगे और ये कह रहा है केवल 52 रविवार आना चाहिए। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, नहीं होने का प्रश्न हो गया। ठीक है, रविवार नहीं होना चाहिए। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये समझना है। देखिए ध्यान समझिएगा इस चीज को। 53 रविवार 52 रविवार। उल्टा समझते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस रविवार के लिए यूज कर लेते हैं। एक्चुअली हम क्या कहना चाहते हैं, 53वां रविवार नहीं होना चाहिए। 53वां क्या होना चाहिए, तो कहाँ है, सोमवार हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगलवार हो जाए, बुधवार हो जाए, गुरुवार हो जाए, शुक्रवार हो जाए, शनिवार हो जाए। इनमें से कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम नहीं, हम जीत गए। हमारे पास 52 रविवार ही आए। 53वां रविवार नहीं था, सोमवार था या मंगलवार था या शनिवार था। तो कितने चांस हो गए जीतने के, 6 चांस हो गए जीतने। क्योंकि 6 चांस कौन से, सोमवार से लेकर शनिवार तक कुछ भी आ जाए, रविवार नहीं आया। ठीक है, रविवार तभी आएगा जब रविवार आएगा। तो हमें रविवार को नहीं लाना, बाकी 6 दिन जो 1 दिन बचा है उसमें बाकी 6 में से कोई सा भी दिन आ जाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बार आ जाए। तो हमारी प्रायिकता हो गई 6/7। कि कुल जो दिवस होते हैं एक हफ्ते में वो 7 होते हैं। तो 6/7 हमारी प्रायिकता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक इवेंट दे रखा है ए, उसकी 0.65 उसकी प्रायिकता दे रखी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो, अभी जो किया था वो क्वेश्चन था 4th, नहीं ये 5th था, छोड़ तो नहीं दिया, नहीं ठीक है। ये 5th था, ये 6th है। ये दिया हुआ है 0.65, ये दिया हुआ है, ज्ञात करना है हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं यानी ए बार। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड विच विल बी माइनस 0.65 और ये हो गया 0.35। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यानी ए नहीं की जो होगा वो हो जाएगा 0.35। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता समझेगा। दो सिक्कों को उछाल रहे हैं और मैक्सिमम एक आना चाहिए, बस अभी हमने लिखे थे ना, दोबारा लिख लेते हैं उनको। मैक्सिमम एक क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। चिताया जाए पटाए से कोई मतलब नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम बात है। पट आने की प्रायिकता है, हेड आने की प्रायिकता मान लीजिए मैक्सिमम एक ही आना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी अपने का अनुकूल नहीं है। मैक्सिमम एक आना चाहिए, ये तो दो आ गए और ये भी नहीं है, यही बोल रहा है ना। अधिक से अधिक एक पट आए बस मैक्सिमम, तो ना ये है ना ये है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देता हूँ फिलहाल, तो ये हो गया 2/2। कौन से, ये वाले, ये अनुकूल है, कुल 4 हो गए, तो इसका आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 1/2। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर डालना भूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 था, ये 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहा है। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा फास्ट चल रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, इसका कुछ थ्योरी जाननी है आपको थोड़ा बहुत, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको उसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना के, ठीक है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। अभी क्या है, वीडियो लंबी हो रही है, क्वेश्चंस बाकी हैं, तो हम इसको कर लेते हैं। वैसे 8th क्वेश्चन आ गया, मैं 11 क्वेश्चन करने केवल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हम लेते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, ऐसी क्या प्रायिकता है कि उनकी संख्याओं का योग 9 है या 13 है। 2 आ गए। एक पासे को जब 2 बार उछालते हैं, तो अभी हमने बात की थी ना, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कितने परिणाम प्राप्त टोटल होते हैं, 4। कैसे प्राप्त होते हैं 4? 2 + 2 नहीं, 2 × 2। ठीक है, ऐसे पासे को जब 2 बार चलाएंगे तो कितने परिणाम प्राप्त होने चाहिए आपके हिसाब से? एक पासे में कितने परिणाम होते हैं टोटल? 6। तो कितने होंगे 2 पासे में? 12 नहीं होंगे ना, 12 तो नहीं सोच रहा कोई, 36 परिणाम होंगे टोटल। ठीक है, तो मैं 36 परिणाम बताऊं आपको कौन कौन से होंगे, सिंपल समझिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 1 आया, हो सकता है, हो गया ना। ठीक है, पहले पासे में 1 आया, दूसरे में 2 आ गए, ये भी हो सकता है। ऐसे इस प्रकार से ऐसे हो सकता है। और फिर 2 1 कंप्लीट लिखूं? तो ये टोटल परिणाम है 6 यों में 6, ऐसे 6 × 6 36 टोटल आप गिन लीजिएगा। ये सारे परिणाम है। अब हमें क्या प्राप्त करना है? पहला परिणाम तो ये हो गया कि दोनों संख्याओं का योग 9 प्राप्त। कहाँ प्राप्त हो रहा है देखिए, ये देखिए 9 प्राप्त हो रहा है, ये है ना, और ये और ये, और इसके अलावा कोई नहीं। आप उसको टेबल को लिख लीजिएगा और खूब ढूंढ लीजिएगा कि दोनों परिणाम जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं पासे में, उनका जब टोटल करते हैं 9 आएगा।
तो इन 4 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप खुद है ना बना के इसको देख लीजिएगा और ढूंढ लीजिएगा। तो अनुकूल परिणाम 4 हो गए, 9 प्राप्त योग। अनुकूल परिणाम 4 दिख रहे हैं, टोटल 36 है, तो ये हो गया 1/9। और इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि योग 13 प्राप्त हो। तो आप इस पूरी टेबल को देख लीजिए और सिंपल आपको समझ में आता होगा, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में समझ में आता होगा इस चीज़ के बारे में कि अगर पास है कि टोटल किया जाए 2 बार फेंकने पर तो 13 आ ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बार में 6 आएगा मैक्सिमम, और दूसरी बार में मैक्सिमम 6 आएगा, और 6 और 6 12 हो जाएंगे, 13 आ ही नहीं सकता, वो असंभव घटना है। ठीक है, तो फिर भी 0/36 लिख दो आप, और ये 0 आ गया इसका, यानी असंभव घटना है। ठीक है, तो असंभव घटना है क्योंकि आ नहीं सकता, इसलिए अनुकूल परिणाम 0 है। कि अनुकूल परिणाम 0 में समझ रहे हैं आप, इस पूरी टेबल में आपको एक परिणाम भी नहीं मिला कि जिसमें टोटल जो है वो 13 आता हो, तो इसलिए आपने 0 लिख दिया, और वो असंभव घटना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ये 10th क्वेश्चन है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, और मेन बात अब ये है कि कोई जो निकाला जा रहा है वो अच्छा है, तो आप समझिएगा इसको, अच्छा पेन। सोचिए 12 अच्छे पेन थे और खराब पेन कितने थे, 132। जब आप वो मिक्स हो गए तो आप एक पेन निकाल रहे हो जो अच्छा होना चाहिए, तो आप क्या सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे 12 पेन, उन 12 पेन में से कोई पेन अगर मेरे हाथ आ जाए तो वो अच्छा निकलेगा। तो आपके पास कितने चांस हो गए अंदर उस डब्बे के अंदर, 12 चांसेस है जिसमें आपको अच्छा पेन निकल सकता है, तो वो कहलाएगा अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम कितने हो गए, 12 हुआ अच्छे पेन और 136 ही है ना, 132 खराब पेन, ये टोटल पेन है इसके अंदर, तो वो कुल परिणाम हो गया। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 144, तो ये हो गया 1/12। ठीक है, इसको पॉज करके और इसको आप आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, 52 पत्तों की जो गड्डी है, वो 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से हमें कुछ कंडीशन दे रखी है, टोटल 5 चीज़ें पूछी है। तो आपको अगर ताश का ज्ञान है थोड़ा बहुत तो आप जो कर सकते हैं, नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको सारे उसके जितने भी फीचर्स होते हैं खेलने के, नहीं एक्चुअली हमारे जो काम आएंगे वो सारे फीचर जो हैं उसके अंदर, वो मैं आपको सारा उसके बारे में बता दूंगा, एक लेक्चर छोटा सा बना दूंगा उसके लिए। तो क्या क्या पूछ रहा है देखिएगा, पहला पूछ रहा है लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम, लाल रंग के 2 गुलाम होते हैं ताश में। ठीक है, एक पान का गुलाम होता है, हार्ट कहते हैं अंग्रेजी में, और एक ईंट का जिसे डायमंड कहते हैं, दोनों लाल होते हैं, वो लाल गुलाम है। तो लाल रंग के गुलाम 2 हो गए अनुकूल, और टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया 1/26। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ना 11वां, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है लाल रंग का पत्ता, कोई पर्टिकुलर पत्ता नहीं, लाल रंग का पत्ता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के पत्ते कितने हो गए, 26 पत्ते हो गए, क्योंकि पान के सारे पत्ते लाल होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, ईंट के सारे पत्ते लाल होते हैं तो वो भी 13 होते हैं, और 13 और 13 26 हो गए, 26 और कुल परिणाम 52, तो ये हो गया 1/2, 26 गुना 52। तीसरा क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है पान का इक्का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पान का इक्का,
पान का इक्का एक ही होता है पूरे ताश में, ठीक है। तो 1/52 फोर्थ। ईंट की बेगम सेम आएगा ना, एक बटा 52 एक ही होती है ईंट की बेगम। पांचवा कह रहा है हुकुम का पत्ता। तो 13 पत्ते होते हैं हुकुम के ताश में, तो 13 के 13 कोई सा भी आ जाएगा तो आप अनुकूल है हमारे लिए वो, ठीक है। तो 13/52 जो कि हो गया 1/4। तो ये 18.1 एक्सरसाइज जो 10th क्लास की है वो कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो का अपना एक लिमिटेशन होता है, क्योंकि आप किस लेवल पर चल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, वीडियो में मैं बता नहीं सकता आपको। आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कौन से क्वेश्चन में कुछ समझना है या कुछ भी जो भी है, उसका पूरा मैं एक पैकेज बना दूंगा वीडियो का। तो आप अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। तो आप इसी के साथ एंड करते हैं इस लेक्चर को।